अच्छा, अभी हम लोग ये बात कर रहे थे ऑर्डर 17 के रूल 3 की। और मैंने आप लोग को ये कहा था ऑर्डर 15 के रूल 3 को ना आप इसके साथ ना कनेक्ट कर लो। अब इन दोनों में ना एक डिफरेंस है। एक मिनट के लिए। अब अगर हम लोग ये देखें ना कि ये ऑर्डर 17 में भी इन्होंने कहा हुआ है कि रूल 3 में कि भाई कोर्ट एट वंस प्रोसीड कर जाएगा डिसाइड करने के केस में, और 15 में तो कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया कि कोर्ट जो है वो जजमेंट पास कर देगा। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ऑर्डर 15 के रूल 3 के अंदर ना कोर्ट ने खुद इशू ही समन इसलिए किए थे कि आज मैंने कोर्ट में डिसाइड कर देना ये केस। और जब कोर्ट ऐसे इश्यूज करता है ऐसे समन्स को इशू करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज जो है ना वो जिस जिस चीज को अपने क्लेम को फाइनली डिसाइड करवाने के लिए प्रेजेंट करना चाहती हैं उसके सपोर्ट में कोई भी एविडेंस वो कोर्ट के सामने लाए और एविडेंस को प्रोड्यूस करें। जब जबकि ऑर्डर 17 है ना, इसके अंदर ना एडजर्नमेंट हुई होती है और कोर्ट ये कहती है कि आप नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे अपना एविडेंस प्रोड्यूस करना। यानी कि पहले से रिकॉर्ड हो रहा था एविडेंस, तो दरमियान में जैसा आपने कहा चलो आप कल बाकी के गवाहों को ले आना। और यहाँ पे ना ये दो बातें मजीद भी हो सकती हैं, एक रूल 5 के तहत और एक रूल 4 के तहत। रूल 5 के तहत ये होता है कि जैसा सब खुद ही उस दिन प्रेजेंट नहीं होते तो फिर कोर्ट की तरफ से ना एक डेट वो डाल देते हैं, मिनिस्टेरियल जो उनके ऑफिसर होते हैं या इनके जो रीडर साहब होते हैं वो इसके अंदर ना डेट डाल देते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आप अपने जितने भी गवाहान होंगे ना उनको दोबारा कोर्ट में लाइएगा। जबकि जो रूल 4 है ना ये हमारे लिमिटेशन एक्ट 4 की का सेक्शन जो 4 है उससे रेलिवेंट है, उससे मिलता जुलता है। वहां पे था कि अगर किसी शख्स ने कोई सूट दायर करना है सेक्शन 4 लिमिटेशन एक्ट में और उस दिन उसका लास्ट डे और उस दिन कोर्ट बंद है, तो वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नेक्स्ट डेट जब कोर्ट ओपन होगा तब वो अपना सूट ला सकता है। वो उसको टाइम में से एक्सक्लूजन हो जाती थी। अब यहाँ पे ये होता है कि जो ऑर्डर 17 रूल 3 के तहत उसकी एडजमेंट हुई है ना, और कोर्ट ये कहता है कि आपने फलां तारीख को ना लेके आना एविडेंस। तो अब उस दिन या तो बाय डिफॉल्ट ही छुट्टी होती है, हॉलीडे, और या फिर कोई ना कोई इलाकाई छुट्टी हो जाती है। तो फिर जो उससे फौरन नेक्स्ट डे होगा ना उस दिन जब कोर्ट खुलेगा हम लोगों ने अपना एविडेंस उस दिन को पेश करना है। अगर वो एक दिन बाद खुलना है तो हमने फौरन अगले दिन, अगर 2 दिन बाद खुलना है तो तीसरा जो फौरन कंजक्टिव डे आएगा उसमें, ठीक है, उस दिन हमने पेश करना है। और कभी कभी ऐसा होता है, ये वैसे ह्यूमन एरर होती है इसमें, कि वो जब रीडर साहब डेट डालते हैं ना जैसा आपके कहने पे वो संडे आ जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं हमारी डायरी में एक डे है कि संडे को ये केस लगा हुआ है, उस दिन कोर्ट नहीं खुलती, तो क्या होता है फिर जब हम मंडे को जाते हैं ना उसकी दो सूरतें हो सकती है। या तो अगर जैसा आपके पास काम थोड़ा है तो जैसा आप उस चीज को मंडे को सुन लेंगे, या फिर वो ये कहेंगे कि ये ह्यूमन एरर की वजह से आ गया था इसमें डेट गलत। तो अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे यानी कि वो मंडे को हमारे जाने से पहले ही वहां पे डेट मेंशन होगी कि आप फलां तारीख को अपना एविडेंस पेश करें, ठीक है। और ये 3-4 बार हमारे साथ ऐसा हो चुका था ये लाहौर में। तो आप लोग भी इस चीज को मद्देनजर रख सकते हैं कि अगर तो ये बाय डिफॉल्ट कोई मसला हो गया है, मतलब अगर आप लोग खुद ही नहीं लेके गए तो कोर्ट उसके अंदर फोर्थ विद पासिंग द जजमेंट कर सकता है, डिसाइड द केस कर सकता है। मतलब कोर्ट ने क्या करना है उसके डिसीजन को, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज है, प्रोसीड टू डिसाइड द सूट फोर्थ विद, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ने जजमेंट ही पास करनी है। इसका ये मतलब है कि कोर्ट को कोई भी ऐसा फैसला जो उस दिन लगता है कि मुझे ये पास करना चाहिए क्योंकि ये बंदा नहीं आया, वो सारा कुछ ना इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसके साथ हमने ये 3 और के साथ 4 और 5 को ऐड कर लेना है। और उसके साथ हम लोगों ने ऑर्डर 15 रूल 3 का डिफरेंस भी बता देना है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको ना इसके साथ शेयर किया। ये मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम इसको लगाया क्योंकि ना हो सकता है हमें ऑर्डर 17 रूल 3 में से आ जाए सवाल, क्योंकि ये कोई ऐसा है जिसके ऊपर प्रोपोजिशन बन सकती है, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको इस तरीके से 4 और 5 को मिला के और इसके साथ रेफरेंस हम 15-3 का देंगे तो हमारा जो सवाल है ना वो कंप्लीट समझा जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी सुंबल। मैम यहाँ पे ना एक जजमेंट थी, ये मैंने सर बाबर का शायद लेक्चर सुना था। जी जी। उन्होंने यहाँ पे रूल 3 के साथ थी 2020 SCMR ठीक है। 300 300 पेज है, तो वो भी चाहे साथ ऐड कर लें। ठीक है, इसका क्रक्स आपको पता है? इसमें वो उन्होंने यही डिसाइड किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो शहादत पेश करने के लिए आखिरी मौका, मतलब कि कतई आखिरी मौके का जो है ना, वो उसका इंतजार नहीं करेगी, बल्कि इस पे वो क्या करेगी, शहादत का हक ही खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सुंबल ने जो कहा ना आप लोग इसके साथ नोट कर ले, साइटेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 2020 नंबर दोबारा बताइएगा, इसमें क्या ऐड हुआ था? SCMR पेज 300। सुंबल थोड़ा सा ऊंची बताइएगा इस बार। सुप्रीम कोर्ट आइंदा शहादत पेश करने के लिए आखिरी मौका। मैम की आवाज कट रही है, आप बता दें प्लीज। सुंबल की आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी आई है, कट जाती है दरमियान में। हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है, जी आ रही है, जी। सुंबल बताओ। सुप्रीम कोर्ट आइंदा शहादत पेश करने के लिए आखिरी मौका, कतई आखिरी मौका पर फौरी बैन लगा दिया। आइंदा फ्रीकैन तारीख मुकर्रर पर शहादत पेश करने के पाबंद होंगे, बसूरत देगर हक की शहादत खत्म कर दिया जाएगा। लिख लिया? जी लिख लिया, थैंक यू। अच्छा ना, अब हमारा नेक्स्ट हमने ये भी कर लिया, ऑर्डर 15, ऑर्डर 14 कर लिया, और उसके अलावा ना ऑर्डर 17 भी कर लिया। अब ये जो समनिंग ऑफ विटनेस है ना, इसका जस्ट आप लोग इतना सा कॉन्सेप्ट ले लें कि अगर कोई ऐसा विटनेस है जिसको पार्टीज खुद नहीं बुलवा सकती, या तो एविडेंस देने के लिए या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो फिर ना इन्होंने कोर्ट को एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन के अंदर ये बताना है कि किस वजह से मैं इसको ना खुद नहीं बुलवा सकता। उसके लिए सेक्शन 133 भी आ सकता है सीपीसी का, और सेक्शन 132 भी आ सकता है। इनमें यह लिखा हुआ है कि अगर कोई फीमेल है जो कि बापर्दा पर्दा नशीन फीमेल है, वो किसी जगह पे प्रोड्यूस खुद नहीं होती, ठीक है, तो उसको बुलवाया उसको एग्जम्पशन है कि वो कोर्ट में ना आए, तो फिर इसका तोड़ क्या होगा कि उसको समन नहीं किया जाएगा। उसके लिए ना फिर लोकल कमीशन अपॉइंट किया जाएगा ऑर्डर 26 के तहत। लोकल कमीशन फिर जाके उसको एग्जामिन करके आएगा, ठीक है, और उसका रिकॉर्ड ला के वापस जो ऑर्डर 26 में लिखा हुआ है वो करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे है कि किसी ऑफिसर वगैरह को बुलवाना है जिसकी वजह से कल को अगर वो आ जाए ना तो पब्लिक को नुकसान होगा, ठीक है, जैसे किसी जज को बुलवाना है या फिर किसी पुलिस वाले को बुलवाना है, तो फिर क्या होगा कि हम लोग कोर्ट को नोटिस देंगे। अगर कोर्ट को साउंड लगता है तो फिर उसका जो खर्चा होगा ना कि उसने कोर्ट में आना है, वो खर्चा हम लोगों ने कोर्ट में जमा करवाना है और कोर्ट उसकी अटेंडेंस इंश्योर करवाएगी। लेकिन अगर फिर भी कोर्ट को लगता है कि नहीं इसको नहीं आना चाहिए बल्कि इसके लिए लोकल कमीशन अपॉइंट होना चाहिए, तो फिर ना उसके लिए कोर्ट लोकल कमीशन अपॉइंट करेगी। तो इसके आगे ना दो कंडीशंस है। अगर तो वो शख्स जो है खुद ये क्लेम ले रहा है
कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे ऑफिस की वजह से मुझे एग्जाम्पशन हासिल है, तो फिर वो बंदा खुद लोकल कमीशन की अपॉइंटमेंट की फीस देगा, एक सूरत। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उसकी जगह पे जो बंदा उसको बुलवा रहा है, चाहे वो प्लेंटिफ है चाहे वो डिफेंडेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता, जो बंदा उसका एविडेंस बुलवा रहा है ना देने के लिए, वो बंदा लोकल कमीशन की फीस को बेयर अप करेगा, और उसके बाद वो लोकल कमीशन आके उसकी जगह पे जाके उसको एग्जामिन करेगा, और एग्जामिन करने के बाद उसका रिकॉर्ड लाएगा, सारे का सारा कोर्ट में जमा करवाएगा। अब तीसरी इसके अंदर ये बात है, अगर कोई प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करवानी है और किसी बंदे को कहा कि भाई तुम आके कोर्ट में इस चीज के बारे में ये डॉक्यूमेंट्स दो, और वो बंदे को इशुएंस ऑफ समन अंडर ऑर्डर 16 जारी तो किए हैं लेकिन वो बंदा आता ही नहीं है, तो फिर उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसकी कोई प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है, और अटैचमेंट और अरेस्ट वगैरह के लिए वही प्रोविजन इस्तेमाल होंगी जो हमारे ऑर्डर 21 के अंदर है। ये इसका क्रक्स है, ठीक है, ऑर्डर 16 का। ऑर्डर 18 के अंदर ना उसने कहा हुआ है हेयरिंग ऑफ सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। इसमें जो मैंने आपको पहले बताया ना कि सबसे पहले होती है एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर अगर पड़े जरूरत री एग्जामिनेशन, यानी कि एविडेंस एक्ट को आप इसके एविडेंस क्यूएसओ को आप इसके ऊपर लगा लें, तो वो सारे का सारा ना आपका ये बन जाना है हेयरिंग ऑफ सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब हमारा प्लेंटिफ उन सब चीजों के बारे में अपना एविडेंस देगा जिसके बारे में कोर्ट ने उसके लिए लिख दिया है कि तुमने देना है, और वो किस तरीके से हर इशू के आगे या कोर्ट ओपीपी लिख देता है या ओपीडी कर देता है, जिसको ये अलाज कर रहा है कि ये फैक्ट ऐसे है उसके लिए ओपीपी यानी कि प्लेंटिफ देगा, जिसको डिफेंडेंट अलाज कर रहा है कि ये ऐसा नहीं है वो उसके लिए डिफेंडेंट एविडेंस देगा। जब प्लेंटिफ का एविडेंस कंप्लीट हो जाता है ना, फिर वो आके एक अपनी तरफ से ना स्टेटमेंट देता है कि मेरा दस्तावेजी और जुबानी शहादत ना खत्म हो गई है, फिर वो यहाँ पे साइन कर देते हैं, और फिर यहाँ से आगे डिफेंडेंट की ना शहादत शुरू होती है। फिर जब डिफेंडेंट भी अपना सारा एविडेंस दे देता है, डॉक्यूमेंट्री भी और टेस्टामेंट्री भी, और फिर उसके बाद ये भी अपना इसी तरीके की स्टेटमेंट देता है, फिर हमारे फाइनल आर्गुमेंट होते हैं, और फिर हमारा ना आगे से डिसीजन आता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एफिडेविट। एफिडेविट के अंदर ये है कि अगर कोई किसी भी शख्स ने एफिडेविट के जरिए एफिडेविट कोर्ट के अंदर ना प्रोड्यूस किया हुआ है, और वो ऐसा शख्स है जो है विटनेस, और उसने अपने पास जो उसके नॉलेज में फैक्ट्स है ना उसी की बेसिस के ऊपर ये एफिडेविट देना है। ऐसा नहीं है कि वो किसी हेयर से एविडेंस की बुनियाद के ऊपर एफिडेविट कोर्ट में जमा करवाएगा, ठीक है। और अगर एक शख्स ने कोर्ट के अंदर एफिडेविट जमा करवाया है, जब तक उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं ना हो जाना, तब तक उस एफिडेविट की कोई भी अहमियत नहीं है, और उसको एविडेंस में भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अंदर यही बात काफी है कि भाई बंदा आएगा एफिडेविट के जरिए अपना एविडेंस देगा, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी तो ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। आगे अब जजमेंट एंड डिक्री। जब भी कोर्ट के सामने सारा एविडेंस कंप्लीट कंक्लूड हो गया है, अब कंक्लूड होने के बाद ना उन्होंने फाइनल आर्गुमेंट्स भी कर दिए हैं, तो फिर कोर्ट ने ना अपनी जजमेंट पास करनी है। और जो जजमेंट है और डिक्री ये दो चीजें हैं, और इन दोनों को आपने हमेशा डिफरेंट ही समझना है। अब हम पहले इनकी डेफिनेशन करते हैं सेक्शन 2 के अंदर, फिर हम इस ऑर्डर के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब हमें ऑर्डर 20 पढ़ने के लिए ना सबसे पहले दो बातों का पता होना चाहिए, डिक्री क्या चीज है और उसके अलावा जजमेंट क्या चीज है। डिक्री वो है फाइनल, सबसे पहले वो फाइनल किस्म का कोर्ट की तरफ से फैसला है जिसकी बिना के ऊपर जो सूट के अंदर जितनी भी कंट्रोवर्सी है, चाहे वो सारी या उसमें से कुछ फाइनली डिसाइड हुई है। मतलब उसको आगे अगर हमने कहीं पे एजिटेट करना है ना, तो अपील या रिव्यू वगैरह में करना है, उसके अलावा सेम कोर्ट उसको दोबारा कुछ भी नहीं कर सकती। मतलब फाइनल या कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ पार्टीज, चाहे वो सारे के सारे हों चाहे उनमें से कुछ हों। हाँ, लेकिन इसमें डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट जो मैंने अभी ऑर्डर 9 रूल 2 किया था, ठीक है,
उसके लिए जो होगा ना वो डिक्री के अंदर शामिल नहीं होगा। या फिर कोई भी ऐसी एडजुडिकेशन जिसके खिलाफ हम लोग अपील फ्रॉम ऑर्डर 43 के तहत कोई अपील लेके जाएं, ठीक है, वो चीज जो है ना वो डिक्री के अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा डिक्री के अंदर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी इंक्लूड है। सेक्शन 144 का जो फैसला आएगा वो भी इंक्लूड है। ऑर्डर 21 के रूल 103, 101, 99, 98 और 60 इनके लिए जो है ना फैसले, ये भी डिक्री के अंदर इंक्लूड है। अब इन सब में से ना सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 144। जो सेक्शन 144 है ना, ये रेस्टिट्यूशन होता है। इसका ये मतलब होता है कि एक फैसला वगैरह आने से पहले पहले पार्टीज जिस पोजीशन में पहले मौजूद थी, अगर उन पार्टीज को सेम पोजीशन में हम लोग दोबारा ला सकते हैं ना, तो फिर उसके लिए हम लोगों ने सूट दायर नहीं करना, हमने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन देनी है 144 के तहत, ठीक हो गया। अब अगर हम लोगों ने एप्लीकेशन, और ये हमारे पास एक्सप्रेस बार है सेक्शन 9 की, कि जहां पे भी हमने रेस्टिट्यूशन क्लेम करनी है ना, वहां पे हम लोगों ने क्या करना है, हमने सेक्शन 144 की एप्लीकेशन देनी है, ना कि एक सेपरेट सूट देना है, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी समझ लें, बाकी हम आगे जाके पढ़ते हैं इसको। डिक्री मैम जी मिस, ये एक्सप्रेस बार है सेक्शन 9 की, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। वो मैं सेक्शन 9 पे आके करूंगी, ये जस्ट आप अभी इसके साथ मेंशन कर लें। अच्छा, डिक्री जो है ना, डिक्री मींस अभी ना मैंने आप लोगों को सेक्शन 9 और ये ज्यूरिसडिक्शन वाला पोर्शन करवाना है। ये अभी हम लोग पहले 20 ऑर्डर उससे ऑनवर्ड जितना ऑर्डर पोर्शन था ना, मैं वो आप लोग को सारा बता रही हूँ, ताकि आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाएं, उससे अगर कोई प्रोपोजिशन आ सके तो आप लोग उसको आइडेंटिफाई करें कि ये किस पोर्शन में से आई है, फिर उसका रेलिवेंट ऑर्डर लिख दें और उसका कॉन्सेप्ट लिख दें, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको सेक्शन 9 को सेक्शन 144 के साथ ऐड करना है। हाँ, उसके साथ ऐड कर लो। और लेकिन मैं आपको ये गारंटी नहीं दे रही कि यहाँ से पेपर आएगा, ये जस्ट एक टेंटेटिव असेसमेंट है, जो कि मैं वैसे ही मतलब आप लोग के कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज करवा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे डिक्री मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच so far as regards the court expressing it conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit। यानी कि अगर एक कोर्ट का कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब है कि जो लॉफुली वो दे रहे हैं, ठीक है, और उसने एडजुडिकेशन का मतलब होता है फाइनल डिसीजन, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो कंक्लूसिवली पूरे मुकम्मल तौर पे डिटरमिन कर रहा है पार्टीज के राइट, चाहे पूरे के पूरे सूट में या उसके किसी भी एक हिस्से के लिए, ठीक है, तो फिर हम इसको डिक्री समझेंगे। एंड मे बी इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल। जब उसने सारे का सारा सूट के बारे में सारे के सारे सूट के राइट्स को डिटरमिन कर देना ना, तो ये होनी है फाइनल डिग्री। लेकिन जब उसने कुछ का किया और कुछ का नहीं किया, अभी रहता है उसका, तो ये प्रिलिमिनरी डिग्री है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी मिसाल क्या है। इसकी मिसाल ये है कि जब हम सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड पार्टीशन एंड रिकवर पोजेशन दायर करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले कोर्ट डिक्लेयर करती है सारी पार्टीज के राइट, कि ये बेटा है इसका इतना हिस्सा होगा, ये बेटी है इसका इतना हिस्सा होगा, ये माँ है इसका इतना हिस्सा होगा, या विडो जो है, ठीक है, ये उस आदमी जो फोत हो गया, ये उसका बाप है, ये उसका इतना हिस्सा है, ये उसकी माँ है, इसका इतना हिस्सा है। अब ये जो डिक्री आई है ना, और इसके अंदर इनके हिस्सों के और जितनी उसकी जायदाद थी, उस जायदाद को उसने कंक्लूसिवली आगे लिख दिया है कि इसको 4 मरले मिल रहे हैं, इसको 2 मरले मिल रहे हैं, इसको आधा मरला मिल रहा है, इसको पौना मरला मिल रहा है, या जैसे जैसे भी करके। ये जो अब डिक्री आई है ना, ये प्रिलिमिनरी डिक्री है, ठीक है। और अब जब इसके आगे जाके फर्दर कुछ डिक्री होगी ना, कि अच्छा पोजेशन के हवाले से किस किस तरीके से इनको पोजेशन उसकी मिलेगी, आया कि ये सेल होके इसके फाइनल प्रोसीड्स इनको मिलेंगे, या फिर इनका कब्जा वगैरह ही दिलवाया जाएगा, तो वो फिर फाइनल हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन चलेगी, ठीक है। इट शैल बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, इसके अंदर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी होगी, द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन द सेक्शन 144, और कोई भी ऐसा सवाल जो 144 के अंदर डिटर्मिन हुआ है ना, वो भी इसके अंदर ही इंक्लूड होगा। एंड एनी ऑर्डर जो कि 60, 98, 99, 103 और 101 के अंदर ऑर्डर 21 के रूल के
अंदर डिटरमिन हुआ है वो भी होगा, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। और इसके साथ आप लोग ऑर्डर 43 लिख लें, और एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल और फॉर डिफॉल्ट, इसके साथ ना आप ऑर्डर 9 रूल 2 लिख लें, ठीक है, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा ये बात याद रखिएगा, ऑर्डर 43 रूल 1 के अंदर ना बहुत ज्यादा उन्होंने चेंजेस कर दिए अभी, तो आप लोगों ने ना उसको लेटेस्ट पढ़ना, जो 2018 की अमेंडमेंट है, हो सकता है उसके अंदर से भी कोई क्वेश्चन प्रोपोजिशन की बेस में आ जाए कि बताएं कि ये फला ऑर्डर के रूल के तहत हमारा जो है ना वो पास हुई है ऑर्डर, क्या ये अपीलेबल है या नहीं। जैसे पहले हमारा ऑर्डर 8 के तहत अगर किसी का राइट बंद होता था ना तो वो उसकी होती थी अपील, अब क्योंकि वो अपीलेबल ऑर्डर था, लेकिन अभी उसके लिए वो वहां से राइट खत्म कर दिया गया। अब वो हम सेम कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं कि भाई हमारा स्ट्रक ऑफ हुआ राइट, तो हमें दोबारा सुना जाए क्योंकि हम इस काज की वजह से ना नहीं आ सके थे। तो यानी कि अब हम एपलेट कोर्ट को नहीं करेंगे, उसी सेम कोर्ट को जो सूट को एंटरटेन कर रही है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के पास जाके एप्लीकेशन देंगे। इसी तरीके से और भी बहुत सी चेंजेस आई हैं, वो मैं वैसे भी आपको दिखा भी दूंगी और आप लोग देख भी लीजिएगा। Explanation: A decree is preliminary when further proceeding have to be taken before the suit can be completely disposed of। यानी कि अगर completely सूट को डिस्पोज ऑफ करना है और उसके लिए कोर्ट की तरफ से मजीद प्रोसीडिंग्स चाहिए तो फिर ये प्रिलिमिनरी डिक्री होगी। लेकिन अगर कोई सूट है उसने फाइनली डिसाइड कर दिया है कोर्ट ने ना अपनी एडजुडिकेशन के जरिए, तो फिर उसमें क्या होगा, उसके अंदर इसको समझा जाएगा फाइनल डिग्री है। इट इज फाइनल व्हेन सच एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द केस। और आगे फिर उसने कह दिया इट मे बी पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल, या जिस हद तक ये मतलब अपने केस को डिसाइड कर रही है वो उसकी प्रिलिमिनरी हो जाएगी पार्टली, और जिस हद तक उसके ऊपर आगे पाबंदी लग रही है कि भाई इस चीज को वो दोबारा नहीं कर रहा या फिर शेयर डिटरमिन हो गया, उसके लिए ये ना ये फाइनल हो जाएगी। अब इसके तनाजुर में हमें डिक्री होल्डर का पता होना चाहिए, जिसकी फेवर में कोई डिक्री पास होती है उसको हम डिक्री होल्डर कहते हैं। उसके अलावा हमें जजमेंट डेटर का पता होना चाहिए कि जिसके खिलाफ कोई डिक्री पास होती है उसको हम लोग जजमेंट डेटर कहते हैं। और उसके अलावा जजमेंट का ये मतलब होता है मीन द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर, यानी कि कोई एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया है या कोई डिक्री पास कर दी है, वो जिस ग्राउंड के ऊपर दिया है ना उसकी क्या रीजनिंग है वो होती है जजमेंट, ठीक है। और जब वो जजमेंट आएगी तो ही हमें पता चलेगा कि फाइनली कोर्ट ने क्या रीजनिंग इख्तियार की है कि कोर्ट ये फैसला दे रहा है। क्योंकि डिक्री के अंदर जो हमने रिलीफ मांगा होता है ना, या तो वो उसको डाल देते हैं, और या फिर वो क्या करते हैं डाल देने से मुराद है उसको मतलब कह देते हैं कि इतना मैंने आपको रिलीफ दे दिया है, या फिर वो जो नहीं देते उसको हम डिनाई समझते हैं। लेकिन किस बेस के ऊपर दिया और किस बेस के ऊपर नहीं दिया वो जजमेंट देती है। और उसके अलावा दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जजमेंट के अंदर फ्रॉम द डे 1 से लेके जब तक फैसला आया वो सारे को प्रिसाइजली बयान करते हैं। पहले प्लेंटिफ के बारे में बताते हैं, फिर डिफेंडेंट के बारे में बताते हैं, फिर फ्रेमिंग ऑफ इशू के बारे में बताते हैं, फिर प्लेंटिफ के जिम्मे जो जो इश्यूज थे वो उनको सोल्व कर पाया क्या बाय प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। अगर वो अपना बार को कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ कर पाया तो फिर क्या होगा, वो उसको समझेगा कि ठीक है इस बंदे ने अपने हिस्से का ना एविडेंस प्रोड्यूस करके अपना क्लेम को साबित किया है, और फिर वो उसके हक में जजमेंट आ सकती है। लेकिन अगर वो नहीं साबित कर सका तो उसके खिलाफ भी उसको मतलब उसका क्लेम उसको ग्रांट नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से डिफेंडेंट का, क्योंकि ये जरूरी नहीं है हमेशा प्लेंटिफ डिफेंडेंट के खिलाफ ही डिक्री आए, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर डिफेंडेंट ने सेट ऑफ मांगा हुआ है तो फिर क्या होगा, तो फिर प्लेंटिफ के खिलाफ भी डिक्री आ सकती है। अच्छा ये मैंने आपको ऑर्डर 8 में नहीं बताया, मैं भूल गई थी। सेट ऑफ ये होता है कि अगर एक शख्स है उसने अपना दावा किसी डेट की रिकवरी के लिए किया है, ठीक है, तो वो रिकवरी के लिए ना उसकी रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंडेंट ने ये क्लेम किया है कि भाई इसने तो मेरे से 50,000 रुपया लेना था तो ठीक है वो तो मैं इसको मानता हूँ, लेकिन इसने मेरा 30,000 रुपया देना भी है। अब वो ये क्लेम कर रहा है सेट ऑफ, ठीक है। तो अब जब वो सेट ऑफ क्लेम कर रहा है ना तो वो जो 30,000 तक का हिस्सा होगा ना वो उस प्लेंटिफ के लिए प्लेंट होगी डिफेंडेंट की, ठीक है।
यानी कि अगर एक प्लेंटिफ है, उसने प्लेंट दायर किया 50,000 रुपए लेने तक की, ठीक है। अब इसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जो डिफेंडेंट है ना, उसने 30,000 रुपए का क्लेम कर दिया डेट का, कि भाई मैंने इससे 30,000 रुपया लेना है। अब ये जो इतना इतना 30,000 तक का पॉइंट है ना, ये इस प्लेंटिफ के लिए, अब ये जो डिफेंडेंट है वो असल में प्लेंटिफ P2 कर लें आप, इसका स्टेटस अब प्लेंटिफ होगा और इसका स्टेटस होगा डिफेंडेंट का। अब प्लेंटिफ ने इस 30,000 के लिए अपनी रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में जमा करवानी है। अगर तो मतलब कोर्ट को ये लगता है कि हाँ वाकई इसने 30,000 तो लेना है, लेकिन 50,000 तो प्लेंटिफ ने लेना है। 2 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे जान लग पड़ी है। आप ब्रेक कर लें 30 मिनट के लिए नमाज की, अगर पॉसिबल है तो। सर ये मैडम 10 मिनट बाद इस ना मीटिंग के बाद आप ना अब इसमें क्या होगा कि 30,000 तक का जो क्लेम होगा ना, अगर कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है ये बंदा मान रहा है कि इसने 30,000 देना है, तो ये काट लो इसमें से और बाकी 20,000 की हद तक डिक्री पास हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे सेट ऑफ, ठीक है। और जब एक बंदे ने सेट ऑफ ले लिया ना, तो अब जब इसकी डिक्री पास होनी है, वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपया ही उससे मांग सकता है, उससे ज्यादा नहीं मांग सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने रेलिवेंट ऑर्डर की तरफ। मैडम अगर काइंडली सेक्शन 32 भी देख लें तो वो जजमेंट के मुतल्लिक़ है। अच्छा ना, ये ऑर्डर 20 रूल 1 ये चेंज हो चुका है अभी। पहले हमारे पास ये होता था कि कोर्ट ने ना 15 दिन के अंदर अंदर डिक्री पास करनी है, यही रूल 1 में लिखा हुआ था। लेकिन अभी उन्होंने ये कहा कि अगर पार्टीज जो है अपने प्रीसाइज रिटर्न आर्गुमेंट्स कोर्ट के अंदर पेश करना चाहती है विद द केस लॉज, तो कोर्ट उनको ये टाइम देगी, लेकिन 15 दिन से ज्यादा का ना टाइम नहीं दे सकती कोर्ट इसको, ठीक है। मैं इन दोनों का डिफरेंस समझाने के लिए ना एक बार आपको पहले पुराना पढ़ देती हूँ बेर एक्ट से, फिर मैं नया पढ़ती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले था ऑन कंप्लीशन ऑफ एविडेंस द कोर्ट शैल फिक्स अ डेट नॉट एक्सीडिंग 15 days फॉर द हियरिंग ऑफ आर्गुमेंट्स ऑफ पार्टीज। यानी कि जब कंप्लीशन ऑफ एविडेंस हो गया तो 15 दिन कोर्ट ने देने हैं और क्या करना है, फाइनल आर्गुमेंट सुनने हैं। लेकिन उसकी जगह पे अब ये चीज हो गई है सब्सटीट्यूट। उसमें उन्होंने कहा कि जजमेंट जो है when pronounced on completion of evidence the court shall fix a date not exceeding 15 days for the submission of precise written arguments along with the relevant case laws by the parties। यानी कि पहले फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए वो कहते थे, और अभी क्या है कि उन्होंने रिटर्न आर्गुमेंट्स देने हैं और साथ केस लॉज भी देने हैं। इसी तरीके से जो सब रूल 2 है उसमें पहले था द कोर्ट शैल आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड pronounce judgment in open court either at once or on some future date not exceeding 30 days for which due notice shall be given to the parties or their advocates। पहले ये होता था कि 15 दिन आपको फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए मिल गए हैं और उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर ना आपने कोर्ट के अंदर कोर्ट ने डिक्री पास करनी है और जजमेंट एंड डिक्री पास करनी है। अब क्या है, 15 दिन में आपने रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न आर्गुमेंट्स और उसके साथ केस लॉज देने हैं, और 20 दिन के अंदर कोर्ट ने क्या करना है, सारी की सारी जजमेंट प्रोनाउंस करनी है आफ्टर गिविंग नोटिस उन पार्टीज को ना। या मैं रूल 2 यहाँ सब रूल 2 यहाँ से पढ़ी हूँ, द कोर्ट शैल आफ्टर सबमिशन ऑफ रिटर्न आर्गुमेंट्स अंडर सब रूल 1 एंड आफ्टर हियरिंग द ओरल सबमिशंस। यानी कि पहले उन्होंने रिटर्न आर्गुमेंट्स देने हैं, फिर अगर उन्होंने ओरल आर्गुमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इफ सो रिक्वायर्ड प्रोनाउंस जजमेंट इन ओपन कोर्ट ईदर एट वंस और ऑन सम फ्यूचर डेट नॉट एक्सीडिंग 15 days। यानी कि कितने दिन ज्यादा इसके होने चाहिए, 15 days, पर ये तो 20 भी थे। अच्छा ये इसको कर लें, 20 नहीं है इसके 15 हैं, 15 days है ये।
फॉर विच ड्यू नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज एंड देयर एडवोकेट्स, जिसके लिए पार्टीज और उनके एडवोकेट्स वगैरह को इसका नोटिस भी देना चाहिए कि भाई फलां डेट को मैंने जजमेंट प्रोनाउंस करनी है, तो आप लोग ना कोर्ट के अंदर आ जाएं। अच्छा, इसके अंदर एक तो ये डे वाली बात आपने नोट करनी है और दूसरा ये ओपन कोर्ट करनी है, ठीक है। एक चीज होती है इन चैम्बर, एक होती है ओपन कोर्ट और एक होती है इन कैमरा। इन चैम्बर यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है हमारे पास ओपन कोर्ट रेलिवेंट है और उसके अलावा इन कैमरा। ओपन कोर्ट का ये मतलब होता है कि कोर्ट के अंदर कोई भी शख्स मौजूद हो सकता है जब कोर्ट वो जजमेंट दे रहा होगा, ठीक है। उसके अंदर कोर्ट के जितने भी लोग हैं, क्या नाम लेते हैं, सबऑर्डिनेट स्टाफ जो होता है, प्लेंटिफ भी हो सकते हैं, उनके सारे लोग भी हो सकते हैं, डिफेंडेंट हो सकते हैं उसके सारे लोग, मतलब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव टाइप सब कुछ आ सकते हैं, उनके विटनेसेस भी हो सकते हैं। उसके अलावा किसी और केस में से कोई और लोग आए हुए हैं तो वो भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ईच एंड एवरी पर्सन हो सकता है जो उस टाइम आप समझ लें कि होगा वहां पे कोर्ट में। लेकिन जो इन कैमरा होता है ना, इन कैमरा स्पेशल किस्म की प्रोसीडिंग्स के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, जैसे फैमिली केसेस में कहीं कहीं भी होता है। तो वहां पे क्या होता है कि सिर्फ जो मुतल्लका पार्टी है ना उसने कोर्ट के सामने पेश होना है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी शख्स उस कोर्ट की प्रीमिसेस, मतलब उस कोर्ट रूम के अंदर ना बंदा प्रेजेंट ना हो, जो कि इररेलेवेंट है उस सूट के लिए, उस केस के लिए, ठीक है। वो वजह ये होती है कि ये प्राइवेट किस्म का होता है ना, हमारे पास क्या उसको कहते हैं राइट इनका इन मैम कैमरा के अंदर। जैसे जुबनाइल के केसेस हैं हाँ जी, उसमें भी कैमरा है मैम, जैसे